सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरनियर्स गैंग्रीन। इस स्क्रोटम का ही हमारा टॉपिक है। दो टॉपिक में जो मैंने बताया था कि एनाटॉमी एंड फॉरनियर्स गैंग्रीन हमको पता होना चाहिए। तो फॉरनियर्स गैंग्रीन ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दैट इज़ एन इमरजेंसी ऑफ स्क्रोटम। जो पैथोलॉजी होती है स्क्रोटम में, उसमें ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। गैंग्रीन क्या है वो तुमको अच्छे से पता है, पैथोलॉजी में आया होगा। सो गैंग्रीन मतलब डेथ ऑफ द, जो भी हमारे टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। तो फॉरनियर्स गैंग्रीन नाम दिया गया है जब स्क्रोटम की स्किन का गैंग्रीन होता है। जब भी गैंग्रीन होता है तो वहाँ पे ब्लैकनिंग होता है, स्लफ होता है, टिश्यू की डेथ होती है, तो पस होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, सब वही चीज़ यहाँ भी होगी। तो दिस इज़ एन इडियोपैथिक गैंग्रीन ऑफ द स्क्रोटम। वी could not able to find the cause in almost 50 to 60%, and sudden scrotal inflammation with rapid onset of gangrene। एकदम सडनली स्क्रोटम का स्किन का इन्फ्लामेशन होगा और रैपिडली उसका गैंग्रीन भी हो जाएगा। विद इन आवर्स हो जाता है ये सब, बराबर। वास्कुलर गैंग्रीन ऑफ इन्फेक्टिव ओरिजिन, कभी कभी हम उसमें इन्फेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जो पस होता है उसका अपने पस का कल्चर एंड सेंसिटिविटी भेजेंगे तो उसमें हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, माइक्रो एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ई कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची दैट इज़ क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस जो गैस गैंग्रीन करता है, एंड बैक्टेरोइड्स। तो इतने सारे बैक्टीरिया है वो कभी कभी फाइंड होते हैं पस में, ठीक है। So this is a sudden scrotal inflammation with rapid onset of gangrene, and अगर वास्कुलर गैंग्रीन होता है उसमें तो उसमें इन्फेक्शन होता है हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, माइक्रो एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ई कोलाई। ये बहुत सारे बैक्टीरिया है जो उसका स्क्रोटम की स्किन का इन्फेक्शन कर सकते हैं। और ये इन्फेक्शन जब होता है तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है। जैसा मैंने बताया पहले कि 50% केसेस में इडियोपैथिक रहता है। में अकर्स फॉलोइंग सेप्सिस ऑफ टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड पेरी एनल रीजन्स। स्क्रोटम की आसपास का जो एरिया है, मान लो कि टेस्टिस में कुछ इन्फेक्शन हुआ, टेस्टिस का सेप्सिस हुआ, एपिडिडाइमिस का सेप्सिस हुआ, या फिर पेरी एनल रीजन में हमने कोई सर्जरी किया है, कोई प्रोसीजर किया है। इट कैन फॉलोइंग माइनर इंजरीज और प्रोसीजर इन पेरी एनल रीजन। मान लो कि इशियोरेक्टल फोसा में एब्सेस हो गया है, पेरी एनल रीजन में एब्सेस हो गया है, हमने उसकी कोई प्रोसीजर की है, इंसिजन एंड ड्रेनेज किया है, उस टाइम पे वहाँ पे कुछ इंजरी हुई है तो वहाँ पे सेप्सिस हुआ, तो वो सेप्सिस स्क्रोटम तक स्प्रेड हो सकता है। Many patients have concurrent illness that diminish their immunity. Diabetes and alcoholism, ये दोनों जो कंडीशंस है वो ऐसे जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ऐसे पेशेंट में सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी मोस्टली ओल्ड एज होते हैं पेशेंट, ओल्ड एज, डायबिटीज़, मेलाइटिस, अल्कोहलिज्म, वो सब जब इकट्ठा होते हैं सब, तो पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और ऐसे पेशेंट में ऐसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जो फॉरनियर्स गैंग्रीन होता है उसकी अगर हम पैथोलॉजी देखें कि पैथोलॉजी एक्चुअली होती क्या है उसमें, तो उसमें होता है फल्मिनेंट इन्फ्लामेशन ऑफ स्क्रोटल स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो स्क्रोटम की स्किन होगी एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसका फल्मिनेंट इन्फ्लामेशन होगा। ये इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उस वहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स रहते हैं स्क्रोटम की स्किन के, वो स्क्रोटम की स्किन के आर्ट्रियोल्स है जो आर्टरीज के एंड होते हैं, उसका ऑब्लिटरेटिव आर्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिटरेटिव आर्ट्राइटिस होता है मतलब वहाँ की जो आर्ट्रियोल्स के एंड है वो ब्लॉक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन।
इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटिव आर्थराइटिस। जो एंड है आर्टरी का, वहाँ से जिसको सप्लाई मिलता है ब्लड का, तो वो सप्लाई ही ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे अगर किसी टिश्यू को ब्लड नहीं मिला तो उसका गैंग्रीन हो जाता है। दैट इज़ द कॉमन सेंस, ठीक है। सो इट लीड्स टू द क्यूटेनियस गैंग्रीन। रैपिडली स्प्रेड्स टू फेशिया एंड स्किन ऑफ पेनिस, पेरिनियम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो गैंग्रीन स्प्रेड होता है वो स्क्रोटम में तो स्प्रेड होता है ही है, उसके साथ साथ स्किन ऑफ द पेनिस, पेरिनियम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वहाँ तक भी वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इनको वर्ड याद रखना है, ऑब्लिटरेटिव आर्थराइटिस ऑफ आर्टरियोल्स ऑफ स्क्रोटल स्किन एंड क्यूटेनियस गैंग्रीन, बराबर। ये दो वर्ड ऐसे है कि अगर पैथोलॉजी में ये दो वर्ड दिख गए एग्जामिनर को जब चेक करते हुए तो बहुत है, ठीक है। कॉमन इन डायबिटीज मेलाइटस, ओल्ड एज, मालन्यूट्रिशन एंड इम्यूनोसप्रेस्ड मेल। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज मेलाइटस है तो सबको होता ही है ऐसा, बराबर। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें 3-4 फैक्टर साथ में काम करते हैं। मान लो कि पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, ओल्ड एज है, मालन्यूट्रिशन में भी है और इम्यूनोसप्रेशन तो बाद में होता ही है, लोकल हाइजीन प्री में अच्छे से नहीं रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट में फोरनियर्स गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये फोरनियर्स गैंग्रीन जो है वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है और पेशेंट को सेप्टिसेमिया में लेके जाता है। और ऐसा पेशेंट हिस्ट्री देता है कि कल रात को मुझे एक छोटा सा बॉयल जैसा हुआ था और आज मॉर्निंग में देखा तो पूरा ब्लैक हो गया स्किन। तो विद इन आवर्स पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो उसकी पैथोलॉजी बहुत ही सिंपल है, आर्टरियोल्स का ऑब्लिटरेटिव आर्थराइटिस लीड्स टू क्यूटेनियस गैंग्रीन। अभी उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि इट इज़ कॉमन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में मोस्टली ये सब फैक्टर जो साथ में होते हैं, मान लो कि डायबिटीज मेलाइटिस है, अल्कोहलिज्म है, माल न्यूट्रिशन है, लोकल हाइजीन ठीक से प्रिवेंट नहीं करते, तो ये सब इकट्ठा होके उसको प्रेडिस्पोज करते हैं फोरनियस गैंग्रीन होने की तरफ। सडन पेन इन स्क्रोटम, फीवर एंड टॉक्सिक लुक हो जाता है, पूरा टॉक्सिसिटी, मतलब पेशेंट का लुक पूरा टॉक्सिक रखता है। जो टॉक्सिक लुक क्या है ये मैं तुमको ऐसे समझा के नहीं बता सकता, लेकिन जब तुम पेशेंट को देखोगे, जैसे अपेंडिसाइटिस का पेशेंट होता है, पेरिटोनिटिस का पेशेंट होता है, तो वो पेशेंट तुम देखोगे तो पेशेंट का जो लुक होता है वो पूरा टॉक्सिक रहता है। वो टॉक्सिक लुक जो है वो अगर तुमने देख लिया और उसको आइडेंटिफाई करना आ गया तुमको देख के, तो तुम बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पेशेंट का लुक टॉक्सिक है, ठीक है। ऐसे होता है जनरली कि भाई तुम्हारे जैसे कोई सीनियर रहता है, ये सीनियर बहुत टॉक्सिक है, जैसे हमारे रेसिडेंसी में होता है, कोई सीनियर होता है वो हम जूनियर को बहुत डांटते हैं, तो वो टॉक्सिक लुक नहीं होता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिक लुक और ये टॉक्सिक लुक अलग है। तो ये टॉक्सिक लुक जो होता है वो ऐसे बोल के नहीं समझा सकता, अगर तुमने देखा पेशेंट तभी वो पेशेंट को तुम पहचान पाओगे कि ये उसका लुक टॉक्सिक है। थोड़ा बहुत बताओ तो उसका जो फेस होता है वो पूरा एंग्सियस होता है, फेस पे जो उसकी जैसे बोलते हैं कि वरिस होती है वो पूरी बढ़ गई होती है, बराबर। तो इससे अलावा तो और नहीं समझा सकता, तुम देखोगे तभी तुमको पता चलेगा कि टॉक्सिक लुक क्या होता है। जब पेशेंट का हम ओटी करते हैं, ओटी के बाद अगर पेशेंट को सेप्टिसेमिया होता है, कुछ स्टिच लाइन होती है उसमें एब्सेस होता है, तो जो हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को एक्सपोज किए बिना ही हमको पता चल जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो पेशेंट का टॉक्सिक जो फोकाई है, सेप्टिक फोकाई हमने दूर कर दिया, विद इन आवर्स उसका लुक एकदम हैप्पी हो जाएगा, ऐसा लगता है जादू हो गया। एक पेरिनल एब्सेस का पेशेंट अगर तुम देखोगे, जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो पेरिनल एब्सेस जो होता है, जो पेरिनल स्पेसिस है, एनस की आसपास की स्पेस है, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, तो वहाँ का पेन जो है, वहाँ पे अगर एब्सेस बना है तो वहाँ के बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेशेंट नॉट एबल टू सिट
ओके, तो वो पेशेंट जब ओपीडी में आएगा तो एकदम एंसियस लुक के साथ आएगा, एकदम टॉक्सिक लुक के साथ आएगा। पेशेंट को फीवर होगा, सेप्टिक फीवर होगा, ब्लड काउंट बढ़ गए होंगे, बराबर। तो उस पेशेंट को हम जब एब्सेस होता है तो विद इन आवर्स हम उसकी ओटी करके उसकी जो पस है वो ड्रेन कर लेते हैं। छोटी सी एक नीक रखते कि बस एक 11 नंबर नाइफ से अगर नीक रखा और जैसे ही सब पस बाहर निकला, पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आया बराबर, तुमने अगर दोपहर को ओटी किया और शाम के राउंड में गए हो तो देखोगे तो पेशेंट पूरा आराम से एकदम हैप्पी लुक के साथ बैठा होगा, बराबर। तो ये होता है टॉक्सिक लुक और हैप्पी लुक, ठीक है। एक सर्जन को टॉक्सिक लुक और हैप्पी लुक आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए, बराबर। इट इज़ वेरी फास्ट स्प्रेडिंग विद इन आवर्स, very fast spreading cellulitis of scrotal skin extending to groin, anterior abdominal wall and with the foul smelling pus discharge, ठीक है। हम पेशेंट को एक्सपोज करेंगे तो पूरा उसका जो स्किन है वो डेड हो गया होगा, फाउल स्मेलिंग पस होगा, पेनिस की स्किन, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन वो वहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि एक्सटेंसिव स्किन स्लफिंग, पूरी जो स्किन है वो स्लफ आउट हो जाती है और टेस्टिस जो है वो एक्सपोज भी होते हैं कभी कभी। ये इग्नोरेंस होता है, नेग्लिजेंस होता है पेशेंट के रिलेटिव का। ओल्ड एज होता है, वो कभी बोलते कि मुझे अस्पताल लेके जाओ, तो ऐसा होता है कि भाई पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, वो बोलते कि भाई बुढ़ा हो गया है, उसके पीछे पैसे नहीं बिगाड़ने, क्यों लेके जाओ, हो जाएगा ठीक, बराबर। तो ये नेग्लिजेंस ऑफ रिलेटिव्स की वजह से वहाँ पे उसका पूरा स्लफ आउट होके पूरा टेस्टिस भी एक्सपोज हो जगह होता है, ठीक है। तो ये है एक क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फोरनियर्स गैंग्रीन। तुम देख सकते हो कि उसकी जो स्किन है वो जो यहाँ पे जो वाइट कलर की दिख रही, वाइट और ब्लैक दिख रहा है, वो पूरा गैंग्रीन हो चुका है, अभी वो स्लफ बन चुका है। और साथ में यहाँ पे जो थोड़ी स्किन दिख रही है, ये थोड़ी जो रेडनेस तुमको दिखेगी, ये अभी तक थोड़ी बहुत स्किन बची हुई है, तो ये सेलुलाइटिस हुआ है, ठीक है। तो स्क्रोटम के जो पूरे लेयर से पूरा का पूरा लेयर जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। स्किन सब की जो फेशिया आते हैं, उसके नीचे क्रीमा डार्टस मसल है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अभी जो टेस्टिस है वो रहते हैं अनइन्वॉल्व, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि गैंग्रीन का रूल है कि जिसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसी का ही गैंग्रीन होता है। अब टेस्टिस का ब्लड सप्लाई है टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी रहती है स्पर्मेटिक कोड में, तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो तो अच्छी सी है, उसको कुछ नहीं होता इसमें। तो ये आर्टरी की सप्लाई, आर्टरी से जो सप्लाई मिलता है टेस्टिस को, वो तो मिलता रहेगा, तो टेस्टिस को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्टिस रिमेन्स अनइन्वॉल्व, सिर्फ जो स्क्रोटम के लेयर है वही गंदा होगा, पूरा स्लफ आउट हो गया होगा। तो ये होती है क्लिनिकल पिक्चर्स। ऐसा तुम देखोगे तो मतलब विद इन एज अर्ली एज पॉसिबल हमको ये जो स्लफ आउट हो गया है वो सेप्टिक फोकाई बन गया है, उसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। ये अगर हम रिमूव नहीं किए तो जो सेप्टिक फोकाई है वो ऊपर बढ़ता ही रहेगा, ब्लड में एंटर होगा, बढ़ता ही रहेगा इन्फेक्शन। तो विद इन आवर्स ये सब स्प्रेडिंग हो जाता है। पेशेंट हिस्ट्री देता है कि कल रात को मुझे छोटा सा पेन हुआ, छोटा सा रेडनेस था, अभी आज मॉर्निंग में देखा तो पूरा ब्लैक हो गया। तो स्पेशली फॉर द मेल पेशेंट ये एक एडवाइस रहती है कि स्क्रोटम में कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसा होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोरेंस ही है ये जो होता है जिसमें पेशेंट को दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि पहले ही जब मैंने तुमको बताया कि जैसे कार्सिनोमा पेनिस का पेशेंट था, होता है इसमें पेशेंट ठीक जल्दी आते नहीं हैं बिकॉज ऑफ द साइनस, कि भाई ऐसी जगह पे मुझे हुआ है, मैं क्यों दिखाने जाऊँ, वो ठीक हो जाएगा, बराबर। लेकिन वो स्प्रेड होते
देर नहीं लगती। सेम इसके जैसा ही स्क्रोटम में है कि उसको स्प्रेड विद इन आवर्स हो जाता है, विद इन आवर्स गैंग्रीन हो जाता है पूरा। तो जो भी पेशेंट होते हैं डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, तो उसको हम स्पेशली एडवाइस देते हैं कि स्क्रोटम की कोई भी इंजरी हो या स्क्रोटम की कोई भी इससे तुमको रेडनेस लगे तो उसको इग्नोर मत करो, इमिडिएटली कम टू द हॉस्पिटल। अगर जल्दी से आ जाते हैं तो हम वो बचा सकते हैं, नहीं तो फिर गैंग्रीन हुआ, फोनियस गैंग्रीन, तो बाद में वो स्किन निकालनी ही पड़ती है। ठीक है, तो जो फोनियस गैंग्रीन होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वो रीनल फेलियर ड्यू टू सेप्टिसेमिया। जो स्किन एंड सबक्यूटा का गैंग्रीन होता है तो वहाँ पे सेप्टिक फोकाई बनता है, वो सेप्टिक फोकाई ऊपर जाता है कि तो अगर किडनी तक पहुँचा इन्फेक्शन तो उसमें रीनल फेलियर्स हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, और उसमें मोर्टेलिटी बहुत ही हाई रहती है। बराबर, तो इसलिए दिस इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। और इसीलिए जो अगर तुमने सर्जरी में आगे एडमिशन लिया और अगर तुम फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बने तो इमरजेंसी कंडीशन क्या है, और जो हम पेशेंट की ओटी प्लान करके जो ओटी करते हैं वो कंडीशन क्या है, इलेक्टिव कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन एंड इलेक्टिव कंडीशन क्या है वो तुमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मान लो रात को पेशेंट कोई आया 3 बजे ऐसा स्क्रोटम लेके, तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते भी कहीं सुबह आ जाना है। ऐसा होता है, ऐसा करते भी है रेसिडेंट जिनको पता नहीं होता है कि भाई ये फोनियस गैंग्रीन क्या है। बराबर, वो तो यही सोचेगा कि भाई हाँ थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा स्वेलिंग हुआ है, तो कल मॉर्निंग आ जाना, कल मॉर्निंग देख लेंगे। रात को किसी को काम करने का मन नहीं रहता है, तो ऐसा हम हाइड्रोसिल में कर सकते हैं, बराबर, वेरिकोसिल में कर सकते हैं, लेकिन फोनियस गैंग्रीन में नहीं कर सकते। ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो वो तुमको आइडेंटिफाई करना, अगर तुमको ट्रीटमेंट नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई करना तो आना ही चाहिए। अगर तुम फर्स्ट ईयर रेसिडेंट बनते हो, सर्जरी कोई और भी तुम डॉक्टर बनते हो, कोई और भी डिपार्टमेंट में तुम्हारा खुद का क्लिनिक होगा, तो वो जो पेशेंट होता है वो ऐसा देख के नहीं आता। अगर तुम फिजिशियन बन गए तो पेशेंट तुम्हारे पास ऐसा देख के नहीं आएगा कि हाँ ये फिजिशियन है तो इसको डायबिटीज़ होगा तभी दिखाना है। ऐसा पेशेंट को पता नहीं चलता। इसको डायबिटीज़ होगा तो भी तुम्हारे पास आएगा, ट्रॉमा होगी तो भी तुम्हारे पास आएगा, अपेंडिसाइटिस होगा तो भी तुम्हारे पास आएगा। वो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो एटलीस्ट वी मस्ट एबल टू डायग्नोज द कंडीशन, बराबर। और जो इमरजेंसी सिचुएशन क्या है वो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट। तो इट्स अ वेरी हाई मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ द सेप्टिसेमिया ड्यू टू रीनल फेलियर। रीनल फेलियर जो होता है वो बिकॉज ऑफ द सेप्टिसेमिया होता है, लेकिन जो डेथ होती है वो सेप्टिसेमिया की वजह से होती है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इमीडिएटली एडमिट द पेशेंट, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, स्टार्ट आईवी एंटीबायोटिक्स, फोलिस कैथेटर कर दो टू चेक द यूरिन आउटपुट को चेक करने के लिए। इसमें फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, चेक द यूरिन आउटपुट। एंटीबायोटिक्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट को सेप्टिसेमिया की वजह से HbB कम हुआ होगा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्योंकि माल न्यूट्रिशन होते हैं पेशेंट, और वहाँ के जो हेयर है वो रिमूव करवा दो। अगर थोड़ी बहुत स्किन बची है तो जो पेनिस के आसपास के जो हेयर होते हैं वो सब रिमूव करवा दो, क्योंकि वो फिर से उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। लोकल हाइजीन प्रिवेंट करवाओ। तो ये इमीडिएटली पेशेंट को अगर ऐसा आता है तो इमीडिएटली इतना करना होता है, और इमीडिएटली शिफ्ट द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे, एक्सिजन ऑफ द डेड स्क्रोटल स्किन। एज वी रिमूव द सेप्टिक फोकाई, पेशेंट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग सिस्टमेटिकली। सेप्टिक फोकाई हम दूर कर देंगे तो पेशेंट का जो क्रिएट है वो भी नॉर्मल आ जाएगा। सेप्टिसेमिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो हम ओपटी करते हैं तो उसके बाद ऐसा पिक्चर रहता है। ये जो ऊपर स्लफ दिख रहा है वो टेस्टिस का स्लफ नहीं है, वो
स्क्रोटम का ही स्लफ है जो वहाँ पे नीचे थोड़ा चिपका है। तो इतनी हमने स्किन निकाल दी, जो मैंने फ़ोटो दिखाया तुमको ये वाला। तो ये पूरा जो बड़ा सा स्वेलिंग दिख रहा है वो स्क्रोटम पूरा फूल गया है, पस्तु, तो पूरा हमने निकाल दिया। और बाद में हमको लास्ट में पिक्चर मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो ये सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ स्क्रोटल स्किन। लेट द वुंड ग्रैन्युलेट, वो वुंड सब अच्छा होता है, उसके बाद हम स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं या फिर वो जो टेस्टिस है उसको हम क्लोज़र कर सकते हैं। अगर हमको स्क्रोटम की स्किन थोड़ी बहुत बचा पाया है तो फ्लैप बना के उसको क्लोज़र भी कर सकते हैं। तो स्किन ग्राफ्ट या फिर क्लोज़र ऑफ द स्क्रोटम आफ्टर ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन या एक आध महीने के बाद ये हो सकता है, क्योंकि ग्रेनुलेशन होने में टाइम लगता है। अब टेस्टिस रिमेन्स अनइन्वॉल्व, सो ऑर्किडेक्टमी डज नॉट रिक्वायर्ड। चेक वायबिलिटी ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हमको ऑलवेज टेस्टिस की वायबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि टेस्टिस का इन्फेक्शन की वजह से भी फंडस गैंग्रीन होता है। तो ऐसे में हमको ये भी चेक करना है कि टेस्टिस में पहले से सेप्टिक फोकाई है, और अगर उसकी वायबिलिटी नहीं है तो ऑर्किडेक्टमी कर देनी पड़ती है। दे कैन बी प्लेस्ड इन पाउच इन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई उसमें पाउच बना के उसमें भी हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डील करेंगे टेस्टिस के साथ। और जो स्क्रोटम है उसको हम पूरा एक्सरसाइज करके निकाल ही देंगे, ठीक है। जैसे ये सेप्टिक फोकाई दूर होगा, पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। और जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट में रहता है तो जो फॉलिस कैथेटर दिख रहा है येलो कलर का, वो हमको रखना ही रखना है, क्योंकि अगर यूरिन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये है फॉर्नियर्स गैंग्रीन, उसकी इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशंस एक ही है, डेथ, ट्रीटमेंट, और ये एक समझना है कि ये सर्जिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो ये थियरी में भी तुमको पूछते हैं, 2 मार्क्स में ऑलमोस्ट पूछते हैं, या फिर 1 लाइनर में भी पूछते हैं फॉर्नियर्स गैंग्रीन। तो एक बार देख लेना बुक से भी, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।